मांग की लोच की विधियों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। उसमें जो मांग की लोच को नापने की कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो एक से कम है या एक से ज़्यादा है या एक के बराबर है, और इसी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि वस्तु की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो अधिक लोचदार है, कम लोचदार है या इकाई के बराबर है। तो वो पहली विधि, जैसे कि हमने फ्लैक्स की जो प्रतिशत विधि पढ़ी थी, अब दूसरी विधि के बारे में अब देखते हैं कि वो है मार्शल की कुल व्यय विधि। मार्शल की कुल व्यय विधि का जो निष्कर्ष है वो ये है कि अगर पहले की तुलना में हमारा कुल व्यय बढ़ जाता है, वस्तुओं में मूल्य के परिवर्तन के फलस्वरूप तथा परिवर्तन के उपलक्ष्य में हुए वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर किसी व्यक्ति का कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच लोचदार कही जाएगी। अगर कुल व्यय घट जाता है तो मांग की लोच जो है कम लोचदार कही जाएगी, और अगर कुल व्यय उतना ही रहता है तो इकाई के बराबर लोचदार रहेगी। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें हम यानी कि जो पहले जो खरीदी जा रही मात्रा है और पहले जो प्राइस है उनको मल्टीप्लाई करके कुल व्यय निकाल लेते हैं। चेंज के बाद में कुल व्यय मूल्यों और मात्रा में परिवर्तन के बाद के मूल्य और बाद की खरीदी गई क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, अपन को उदाहरण देते हैं, 100 किलो खरीद रहा था कोई वस्तु और कीमत थी 5 रुपये किलो। अब मान लीजिए कि तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। अब मान लीजिए कि कीमतें जो है कम होकर जो है 10 रुपये हो जाती है और जो वस्तु की जो इकाई है खरीदी हुई वो रह जाती है 60। तो कुल में कितना हो जाएगा, 10 को हम 6 से गुणा करेंगे, 600 हो जाएगा। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, इकाई से अधिक होगी। तो इस तरह से हम जो है कुल व्यय को ज्ञात कर सकते हैं और इसकी तुलना करके दे सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आता है और आपको ये सवाल करना चाहिए, अगर करते हैं तो ये जो है आप तीनों के उदाहरण देंगे कि जब कुल व्यय कम हो जाता है, जब कुल व्यय ज़्यादा हो जाता है और जब कुल व्यय बराबर रहता है। तो इस तरह के उदाहरण के द्वारा आप अपने आंसर को समझाएंगे। अब हम लेते हैं, ये बड़ा सरल है, और अब हम अगला लेते हैं इसके बारे में, बिंदु लोच विधि। यहाँ इस विधि में मांग के वक्र पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। सामान्यतः बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एक तरफ अगर मात्रा ली जाती है और एक एक्सिस पे अगर मूल्य लिए जाते हैं तो मांग रेखा बाएं से दाएं हाथ को गिरती हुई जो है एक रेखा होती है, जैसा कि हमने चित्र नंबर 1 में यहाँ पर आपको बताया है। तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर हमको मांग की लोच ज्ञात करनी हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं कि जो बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर जो रेखा है वो मांग रेखा जो है वो पी से ए तक दी हुई है, और इस पी से ए तक बिंदु के मध्य बिंदु ए पर हमको मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो हम इसके लिए जो फार्मूला लेते हैं वो है कि जिस बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु से लेकर ऊपर के हिस्सा और उस बिंदु से लेकर नीचे का हिस्सा, तो हमेशा ही नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग दिया जाता है। जहाँ पर यहाँ पर जैसे नीचे का हिस्सा क्या है, मांग का जो वक्र में ए से लेकर और पी तक नीचे का हिस्सा है, तो ए पी अपॉन हम क्या भाग देंगे, सॉरी ये जो बी है मैं गलत बोल गया हूँ, नीचे का बिंदु बी है, तो ए बी बिंदु नीचे का है, तो ए बी को हम डिवाइड किससे करेंगे, ए पी से डिवाइड करेंगे
और हम देखेंगे कि इस तरह से ये जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इकाई से ज़्यादा आ रहा है ये। देख रहे हैं कि बी और ए जो है उसमें जब हम ए और पी का भाग दे रहे हैं तो डेफिनेट रूप से ही जो है वो ये एक से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो ए बिंदु पर मांग की लोच किस प्रकार की होगी? मांग की लोच यहाँ पर इकाई से ज़्यादा होगी या लोचदार होगी। तो ये जो है आप इस जो वक्र में आप देख कर समझ सकते हैं। कई बार मांग का वक्र एक कर्व लिए हुए होता है, जैसे कि आपने इंडिफरेंस कर्व में देखा है, इस तरह का अगर वक्र लिया होता है तो फिर इस जो वक्र होता है इसको टेंजेंट करती हुई हम एक लाइन किधर जो है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ खींचते हैं, और जहाँ पर वो जो टच करता है उस पर फिर हम मांग की लोच निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण मैंने दिया नहीं है, आप बुक में देख सकते हैं, या फिर मेरे को अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बताएं, मैं दोबारा भी आप इसको समझा दूंगा। ठीक है, अब हम इसको जो है अगली जो लेक्चर में अगली बात बताएंगे। ओके, थैंक यू।